So today we have in our studio advocate Seema Simriddhi, जिन्होंने बहुत ही बड़े जाने माने केसेस में जो कि फिजिकल अब्यूज के केसेस होते हैं उनमें वुमेन को जस्टिस दिलाया है, जिनमें से सबसे बड़ा केस है निर्भया केस, जिसने पूरे देश में अपनी एक अलग ही छाप छोड़ी है। हम सबसे पहले मैम आपसे उन्हीं केस के बारे में बात करेंगे जिससे हमें पूरी कंट्री को हमारी एक बहुत बड़ी हेल्प मिली थी। तो मैं सबसे पहले आपसे निर्भया केस के बारे में ही जानना चाहूँगी, इस पॉडकास्ट को शुरू करना चाहूँगी, क्योंकि निर्भया केस एक ऐसा केस है जिससे काफ़ी सारे लॉ में चेंजेस आए थे, राइट। सो आई वांट कि आप मुझे उसके हिडन ट्रुथ बताएं। फर्स्ट सबसे पहले हम फैक्ट कवर करना चाहते हैं उस केस की कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को पता ही नहीं है। देखिए, सबसे बड़े अगर निर्भया केस की बात करें, जैसे आपने बोला रिया कि पूरे देश को एक छाप छोड़ी है, तो मुझे लगता है कि वो बेटी को हम लोगों के साथ होना चाहिए था। बिल्कुल। वो हम काम नहीं कर पाए और 4 का कन्विक्शन कराया, लेकिन हम उसको निर्भया का जस्टिस नहीं मानते हैं। जी। क्योंकि जो क्रिमिनल्स थे, जो एक्यूज्ड थे, उन्होंने जो क्राइम किया उसकी सज़ा उनको कराई हमने कि डेथ पेनल्टी से उनको अवॉर्डेड किया गया, देन हैंग कर दिया गया। लेकिन उस बेटी का क्या जो जीना चाहती थी। हिडन ट्रूथ ये है कि जब निर्भया वेंटिलेटर पर थी और जब वो शुरुआत में जिस दिन उनके साथ ये क्राइम हुआ, तो वो अपनी राइटिंग में जब इतनी क्रुअलिटी होने के बावजूद भी वो अपनी हैंड राइटिंग में लिख कर के गई हैं, जो 164 के स्टेटमेंट होते हैं जो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करते हैं। जी। और उन्होंने ये लिखा, उन्होंने बोला कि इनको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। और बाद में वो अपनी माँ को बोल रही हैं, अपने फादर को बोल रही हैं कि मैं जीना चाहती हूँ। वो एक उस टाइम मूवी आई थी जिसका नाम था लाइफ ऑफ पाई। यस। तो उस फिल्म का जो स्ट्रगल था, उसमें बाद में वो हीरो है लड़का, वो बचा लेता है अपने आप को, लेकिन ये बेटी उससे भी ज़्यादा स्ट्रगल करते करते इस दुनिया से चली गई कि क्रूअलिटी इतनी ज़्यादा उसके साथ की गई थी। उसके अलावा जब ये शुरुआत में मैटर मीडिया में आया, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में हम रहते हैं और दिल्ली की सड़कों पर रात में 8 बजे उस बेटी के साथ जब क्राइम हुआ ये, उसके बाद ऐसे लगा नेक्स्ट डे कि अब इस देश के अंदर शायद ही कोई बेटी के साथ कभी क्राइम होगा। वो बेटी तो चली गई इस दुनिया से, सिंगापुर में उनको ले जाया गया, वहाँ पर उनकी डेथ हो गई। लेकिन इन रियलिटी अगर बात करें तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ अभी नहीं बदला। और सबसे बड़ी बात ये है कि 2012 की बात है, दिसंबर की, ये केस 7 साल 3 महीने तक कोर्ट में चलता रहा। इतना, जिसको हाई प्रोफाइल तो नहीं कहेंगे, कि इतना केस ये मीडिया में डिस्कशन का पार्ट था। हर बच्चा बच्चा देश का जान रहा था। जो लोग विदेशों में बैठे वो भी निर्भया के जस्टिस के लिए प्रे कर रहे थे। जब ये अपराध हुआ तो विदेशों में भी लोगों ने कैंडल मार्च किया और कहा कि वी वांट जस्टिस, अपनी बेटी के फ्यूचर के लिए हम जस्टिस की डिमांड करते हैं, और जो बेटी जिसके साथ ये क्राइम हुआ निर्भया, उनके साथ में डिमांड कर रहा हूँ। लेकिन अल्टीमेटली हुआ क्या, 7 साढ़े 7 साल लग गया। तो हिडन ट्रुथ तो ये है कि ट्रायल कोर्ट ने इस केस को 9 मंथ में कंक्लूड किया, ट्रायल कंक्लूड किया, उन अपराधियों को फांसी की सज़ा से अवॉर्डेड किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस केस को 4 से 5 महीने में कंक्लूड कर दिया, कंफर्म कर दिया डेथ सेंटेंस। लेकिन भारत के सर्वोच्च न्यायालय में ये केस 17 महीने में के बाद पहली हियरिंग हुई, जिसको हम बोलते हैं SLP, जो मैटर अक्यूज की तरफ से फाइल किया गया था। SLP पर सुनवाई 17 महीने बाद लिस्टिंग हुई, उसके बाद रिव्यू पेटिशन गई, उसके बाद क्यूरेटिव पेटिशंस गए, उसके बाद मर्सी पेटिशंस, उसके बाद मर्सी पेटिशन भी जब रिजेक्ट हो गई उसको भी 32 के प्रोसेस में चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और इस तरीके के कानून में लूप होल थे, उन सारी चीज़ों को देखने को मिला कि कभी कभी ये मुझे महसूस होता था जब मैं उनके लिए फ़ाइट कर रही कि कोई सिस्टम में अकाउंटेबल ही नहीं है। वो एक माँ जो बीमार हो चुकी हैं, जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम हुई इस केस को लड़ते लड़ते, वो पिता जिसने अपनी बेटी खोई, वो शुगर के पेशेंट बन गए अपनी बेटी का केस लड़ते लड़ते, वो भाई उनसे कहीं ना कहीं इस केस के वजह से उनकी आइडेंटिटी भी छिन गई, क्योंकि उनको ये लगता है जब वो बात करते कि हमें कोई ऐसे
ना पहचाने कि इनकी बेटी के साथ ये, इनकी बहन के साथ ये क्राइम हुआ था, तो वो भाई कितने पेन में है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं रिया जी कि जिसमें कभी बात ही नहीं हुई कि एक बेटी के साथ जब क्राइम होता है तो बेटी के साथ ही क्राइम नहीं होता, उसका पूरा परिवार के साथ वो क्राइम होता है। जो लोग सफ़र कर रहे होते हैं उसमें उनके फैमिली मेम्बर्स, मदर, फादर, ब्रदर, इवन की और भी जो रिलेटिव्स होते हैं वो सब सफ़र कर रहे होते हैं। तो इस केस में भी बहुत सारे ऐसे एंगल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत डेयरिंग थी वो। आपको शायद पता होगा कि दिल्ली से वो देहरादून, वहाँ पर स्टडी कर रही थी अपनी देहरादून में, और वो अकेले अप डाउन करती थी। वो पैरामेडिकल की स्टडी कर रही थी। इतनी डेयरिंग बेटी थी कि वो अकेले आ जा रही है रात में। उसने अपना खुद की स्टडी कर रही है, एक शायद बीपीओ सेक्टर में काम करती थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स के पास सिर्फ फी देने के पैसे थे, उनको हॉस्टल में रखने के लिए नहीं थे। 4 से 5 घंटे सोती थी, बाकी टाइम काम करती थी, क्योंकि उनको अपने नेशन को सर्व करना था। इतनी डेयरिंग बेटी को जब 6 लोग जो दरिंदगी वाली प्रवृत्ति के मानसिकता रखते हैं, तो उनको 6 लोग पकड़ लेंगे तो क्या होगा। और आखिरी दम तक वो फाइट करती रही, लड़ती रही अपने आप को। और क्रूरलिटी के बारे में, वो ब्रूटलिटी जितनी उनके साथ की गई है उसके बारे में पूरा देश जानता है कि आयरन रॉड उनके प्राइवेट पार्ट में इंसर्ट करके किस तरीके से उनको डैमेज किया गया, तो ये सभी जानते हैं। बहुत कुछ है अभी बताने को इसमें। ये मुझे लगता है कि देश को एक बार फिर से जानना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए निर्भया को। और निर्भया के जैसे और भी बहुत सारे केसेस हुए हैं जो मेरे पास हैं। तो जैसे आपने अभी बताया भी था कि उनकी प्रवृत्ति ही वही थी, उनकी जो मेंटालिटी थी वही यही थी, और जिस टाइम उन लोगों का स्टेटमेंट भी बाहर आया था उन्होंने ये सब क्लियरली बोला था कि हमें लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हम अपने किए पे रिग्रेट नहीं करते। ये इसमें क्या था रिया जी, 2013 में सितंबर में आई थिंक इनका ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन हो गया था। हाँ, फांसी की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। उसके बाद बीबीसी ने इनका एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, इंडियाज़ डॉटर। उस डॉक्यूमेंट्री में जो तिहाड़ जेल में ये 4 एक्यूज वहाँ थे उस टाइम पे, उनको हम क्रिमिनल कह सकते हैं क्योंकि ट्रायल कोर्ट ने कन्विक्शन कर दिया था। तो उसमें एक मुकेश सिंह था, उसका उन्होंने इंटरव्यू किया, तो पूछा कि तुमने ये सब क्यों किया। तो आप सोचिए कि प्रवृत्ति उनकी क्या है, उनका माइंड सेट क्या है उस मेल का जिसको फांसी की सज़ा ट्रायल कोर्ट से सुनाई जा चुकी है। उसके बाद का वो इंटरव्यू है। कह रहे हैं कि ये जो क्राइम होते हैं, इस तरीके के जो अपराध होते हैं रेप के, इसमें लड़कियां खुद जिम्मेदार होती हैं। उनको घर में रहना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, वो क्यों घर से बाहर निकलती हैं, और वो खुद जिम्मेदार होती हैं इन सारी चीज़ों के लिए। तो आप सोचिए 21st सेंचुरी में जो आदमी, जो क्रिमिनल इतना हीनियस क्राइम कर रहा है, जिसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का केस डिफाइन करके सुप्रीम कोर्ट फांसी की सज़ा सुना रहे हैं बाद में, उस व्यक्ति की मानसिकता डेथ पेनल्टी से अवॉर्डेड करने के बावजूद भी नहीं बदली थी। बिल्कुल। तो ये आ कहाँ से रही है? इसका मतलब तो ये है कि फांसी की सज़ा सुना देने के बावजूद भी जो मानसिकता है उस पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। कैसे ये माइंडसेट चेंज होगा? और मुझे कभी कभी लगता है कि उन 4 अपराधियों ने तो क्राइम किया, लेकिन वो उनके अंदर जो बैठी मानसिकता थी उसने उनसे क्राइम करवाया। बिल्कुल। वो बिल्ड कहाँ हो रही है, वो डेवलप कहाँ हो रही है, उस पर बात करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो हम सभी ने देखा इस केस में, और स्टिल अगर हम बात करें तो आफ्टर निर्भया केस डिबेट, डिस्कशन एंड बहुत सारी चीज़ों पर बात होने लगी। निर्भया केस के बाद 2013 में वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशंस आए कि हम बहुत सारे चेंजेस लाएंगे कानून में, यहाँ पर अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट है, इस जगह पर जुवेनाइल एक्ट और हर जगह। 2018 में और कानून वो आए भी, जिसमें रेप लॉ में भी अमेंडमेंट किया गया, जुवेनाइल जस्टिस जो एक्ट है उसमें भी किया गया, सीआरपीसी में भी किया गया, बहुत जगह किया गया। लेकिन और डिबेट डिस्कशन हो गया, लेकिन आउटपुट क्या निकला ये आज तक मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि केसेस अभी भी नहीं रुके हैं। और बल्कि नंबर ऑफ केसेस की बात करें
तो दो रीजन हो सकते हैं कि एक तो नंबर ऑफ केसेस रजिस्टर्ड भी होने लगे हैं कि जो बेटियां मेरी जिनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, एटलीस्ट निर्भया केस के बाद जब डिस्कशन डिबेट हुआ तो उनको लगा कि हम भी अपनी वॉइस को रेज कर सकते हैं। पेरेंट्स को लगा कि हमने कोई क्राइम नहीं किया है, मेरी बेटी ने कोई क्राइम नहीं किया, ये उसके साथ गलत हुआ है, इसलिए हम लड़ेंगे। लेकिन कभी कभी मुझे महसूस होता है कि वो लड़ते लड़ते उनके पेरेंट्स और वो बेटी खुद ऐसे फील करने लगती है कि उसने एफआईआर करा के, उसने ये केस रजिस्टर्ड करा के क्या कोई गलती कर दी है कि ये सिस्टम उसको ऐसे ट्रीट करने लगा जैसे वो खुद अपराधी हो, वो खुद एक्यूज्ड हो। एग्जैक्टली। तो ये आज की डेट में माहौल है। सो आपने ये सारी जो अपनी जर्नी बताई, उसमें मैं कुछ और चीज़ें आपसे जानना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ कि टफेस्ट पार्ट आपके इस जर्नी का, जो आपने केस फाइट किया है, काफ़ी लंबी बैटल थी ये। तो आप एज एन एडवोकेट एंड एज अ वुमेन, क्या टफेस्ट पार्ट रहा है इस जर्नी का? और दूसरा कि ऑलरेडी सब कुछ प्रूव हो गया था, हमें पता था कि किसने क्राइम किया है, फिर भी 7 इयर्स इस पूरे ट्रायल को लगे हैं, जस्टिस मिलने में 7 इयर्स ऑलमोस्ट लगे हैं, तो इतनी देरी क्यों? देखिए, दो तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसमें कि हमारा जो लीगल सिस्टम है वो कहता है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ओके। के तहत काम करता है। और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ये कहता है कि कोई भी अगर अपराधी है, उसने अपराध किया है, तो उसको भी सुना जाएगा और प्रॉपर तरीके से सुना जाएगा। सपोज दैट किसी ने हमारे सामने, मेरे सामने ही किसी को चाकू मार दिया और मैं बता रही हूँ कि चाकू मारा गया, और बाद में मैं बन गई उसकी आई विटनेस। तो मैंने पुलिस को बताया पहले, फिर वो चीज़ मुझे कोर्ट में बतानी है, ट्रायल कोर्ट में। फिर चाकू जो है, जिस चाकू से मारा गया, वो चाकू मेरे सामने आएगा, हमें उसको भी आइडेंटिफाई करना है। बिल्कुल। इतना ही कोर्ट प्रोसेस में लग जाएगा 3-4 महीने। उसके बाद अगर वो केस वहाँ से ट्रायल कोर्ट से ख़त्म हो गया, हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट में भी उसको सुना जाएगा। 2 एडवोकेट्स उसमें आर्ग्यूमेंट करेंगे कि हाँ, ये जो चाकू मारा गया है ये वही चाकू है या कोई दूसरा चाकू है। आप जब देख रही थी तो आपने और क्या-क्या देखा? तो तमाम तरीके के मल्टीपल क्वेश्चंस, और अदर कोई विटनेसेस हैं उसमें। पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो गई, डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया, फिर डीएनए रिपोर्ट हो गई, बहुत सारी चीज़ें, वो सब कुछ ट्रायल का पार्ट होते हैं। अब इसमें इश्यू क्या है? कभी डिफेंस काउंसिल नहीं आया, कभी किसी फेस्टिवल के कारण छुट्टी है, तो इसमें भी बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। साथ में पुलिस वाला जिसने इन्वेस्टिगेट किया वो टाइम पर नहीं आ पाया, या फिर जो उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट एविडेंसेस आने हैं, जैसे एफएसएल रिपोर्ट आनी है, आपके पास सफिशिएंट लैब्स नहीं है। पोक्सो केस में आपने कह दिया 2 महीने के अंदर चार्जशीट फाइल होगी, 6 महीने में ट्रायल कंक्लूड होगा। जी। लेकिन अगर आप नंबर ऑफ केसेस की रिया जी बात करेंगे, केसेस उठा करके देखेंगे, तो एक साल तक जब एफएसएल रिपोर्ट नहीं आ रही है, जो कि उसका बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस हो सकता है, तो फिर कैसे आप उसमें कन्विक्शन करोगे या कैसे आप ट्रायल को कंक्लूड करोगे? बिल्कुल। तो हम स्पीडी ट्रायल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन स्पीडी ट्रायल के लिए जो मैकेनिज्म चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, जिनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उस पर तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं। अब जब एफएसएल से कोई भी रिपोर्ट है, डीएनए सैंपल की कोई रिपोर्ट्स हैं, वो 1 साल में आएगी, तो कोई ट्रायल कैसे कंक्लूड हो जाएगा 6 मंथ में? और प्रिस्क्राइब क्या किया गया है, लॉ कोडिफाइड क्या है, पोक्सो एक्ट क्या कहता है, 6 महीने में ट्रायल कंक्लूड होगा। तो हाउ कैन पॉसिबल? उसके अलावा अगर पुलिस की बात करें तो हमारे पास पुलिस संख्या भी कम है। उसके अलावा बात करें स्पीडी ट्रायल के लिए हमारे पास फास्ट ट्रैक कोर्ट भी सफिशेंट नहीं है। आज हम निर्भया केस की बात करें, 2012 में इस केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट किया गया था। ऑलराइट। उसके बाद अगर आज की बात करें तो हम 140 करोड़ पॉपुलेशन की वाली कंट्री बन चुके हैं। अगर हम उससे कंपेयर करेंगे, कंपैरिजन में हमने कितना डेवलप किया है, हमने कितना जुडिशरी को टेक्निकल बनाया है, हमने कितना पुलिस रिफॉर्म किए हैं, या उससे पहले भी अगर हम बात करें कि ऐसे क्राइम ना हो, तो उसके लिए आपने अवेयरनेस के कितने प्रोग्राम चलाए हैं। आपने क्या कोई एक नेशनल लेवल पे पायलट प्रोजेक्ट चलाया है विमेन की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए, या कोई नेशनल लेवल पे ऐसा कानून है आपके पास जिसमें हम ये बात कर सके कि विमेन को
अगर उसके साथ क्राइम हो रहा है तो उसके घर पर आकर के उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड होंगे और उसके लिए आप इजीली जस्टिस अवेलेबल करवा सकते हैं क्या? ये तो आपने मैकेनिज्म पूरी सिस्टम डेवलप नहीं किया है। एग्जैक्टली। और साथ ही साथ जिस बेटी के साथ क्राइम हो रहा है उस बेटी की आइडेंटिटी, ये हमारा प्रिस्क्राइब लॉ है कि रिवील नहीं की जाएगी। जी। तो क्यों नहीं की जाएगी? जो विक्टिम है उसकी आइडेंटिटी इसलिए रिवील नहीं की जाएगी कि किसी को अगर ये पता चल गया कि ये लड़की जो है, ये फीमेल जो है, वो रेप सर्वाइवर है, तो उससे लोग शादी नहीं करेंगे, उसको ही लोग गलत निगाह से देखेंगे। तो आपने जो सिस्टम, आपकी जो सोसाइटी का माइंडसेट है, उस बेटी से क्राइम होने के बाद उसकी आइडेंटिटी छीन ले रहा है और वैसा ही हम कानून बना रहे हैं। एग्जैक्टली। हम इस चीज को कहीं पर भी अवेयरनेस प्रोग्राम नहीं चला रहे हैं कि जो विक्टिम है उसके साथ पूरे देश को खड़ा होना है। जी। एक्यूज को आप ऐसा क्यों नहीं उसके लिए कानून बना रहे हैं कि उसको अपनी आइडेंटिटी हाइड करनी पड़े, उसको डर लगे वो छुपे। तो एक तो कानून और सोसाइटी का जो माइंडसेट है, उसी माइंडसेट को आप कानून के रूप में कोडिफाई कर दे रहे हैं कि नहीं, उसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं होनी चाहिए। तो निर्भया की माँ ने कहा ना कि मेरी बेटी जो है, मेरी बेटी ने कोई क्राइम नहीं किया, इसलिए पब्लिकली उन्होंने अपनी बेटी का नाम जो है रिवील किया। उन्होंने सबके सामने नाम लिया कि मेरी बेटी बहुत डेयरिंग थी, आखिरी सांस तक लड़ती रही। जी। तो ये माइंडसेट चेंज कौन करेगा? तो बहुत सारे रीज़न है। मुझे लगता है कि हम जो बात कर रहे हैं रिया जी, वो सोच रहे हैं कि कानून बने, कानून का इम्प्लीमेंटेशन हो जाए, कानून सजा दिलाएगा। इतना आसान नहीं है जी। सजा किसी को दिला पाना। आज का मैं एक केस डिस्कस करती हूँ। आपके यहाँ आने से पहले मेरे ऑफिस में एक फैमिली आई। उनकी बेटी के साथ 2021 में, जब वो 16 साल की थी, सडनली वो बच्ची बोली कि पापा मुझे पेट में दर्द हो रहा है। और उसको जब डॉक्टर को दिखाया, वो बच्ची 16 साल की बच्ची 4 महीने की प्रेग्नेंट। ओके। तो जब पता किया किसने क्या किया, उसके खिलाफ में एफआईआर हुई। और जब उस बेटी की काउंसलिंग की गई तो पता चला कि जब वो 10 साल की थी तो एक उसके नेबर ने उसके साथ रेप किया था, जिसको वो डर के वजह से बता ही नहीं पाई। उसके बाद क्या हुआ कि वो बेटी जब एफआईआर हो गई तो उसके ऊपर बहुत प्रेशर कि अब तो तुम्हारी बेटी की शादी नहीं हो सकती, उनके पेरेंट्स के ऊपर, और वो बच्ची भी कि तुम्हारी लाइफ तो स्पॉइल हो गई। तो किसी किसी केस में मैंने ये देखा है कि बेटियां ये कहती हैं, मैम क्या ये लड़का है, इससे मेरी शादी हो जाए? पॉसिबल है, ये इसने मेरे साथ रेप किया तो मैं शादी करके इसी के, क्योंकि लोगों को पता चल जाएगा तो फिर मेरी शादी नहीं होगी, मेरी लाइफ तो बर्बाद हो जाएगी। तो इस केस में जब वो बच्ची 18 साल की होती है, उसके पेरेंट्स के सहमति से उस बेटी की शादी कर दी जाती है उसी रेपिस्ट के साथ में। उसके बाद उसने शादी कर ली, वो एग्री हो गया कि हम शादी करेंगे, और जैसी शादी हुई उसके बाद उस बेटी को मारना पीटना शुरू करता है, पब्लिकली पीटता है। अब वो फैमिली मेरे पास आई, उनका कहना है कि मैम हम चाहते हैं कि इसको देख लिया, ये तो मेरी बेटी को मार देगा, आप सजा करो। अब वो बेटी, उसका माइंड इस तरीके से हो चुका, कभी कहेगी ये मेरा हस्बैंड है, कभी कहेगी ये रेपिस्ट है। आपने एक बेटी को बीमार कर दिया है, और अगर वो बच्ची प्रेग्नेंट नहीं होती कब तक उसके साथ वो फिजिकल अब्यूज होता रहता। और वो जो 10 साल की थी उसके साथ जब वो क्राइम हुआ था, वो बात तो सामने ही नहीं आती डर के वजह से। Exactly. तो ये जो हिडन रूप है ना सोसाइटी का, अभी हमें पता ही नहीं, मेरे पास सामने 50% भी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। और जो बच्चों की, मैं बेटी की उसकी बात कर रही हूँ, तो जो पोक्सो के लॉ है, ये जेंडर न्यूट्रल है, लड़कों के साथ भी होता है। तो हम एक अवेयरनेस तो ये चला रहे हैं कि बेटियों के लिए हमें फाइट करनी है, लेकिन इन रियलिटी ये भी है रिया जी कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, माइनर हैं, उन बच्चों के साथ भी फिजिकल अब्यूज़ बहुत ज़्यादा है। लेकिन उनको हमने इस तरीके से माइंड उनका सेट कर रखा है सोसाइटी ने कि उनके पास तो कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं है बताने के लिए।
अगर बताएंगे तो उनके दोस्त मजाक बनाएंगे, अच्छा तेरे साथ ये हुआ, राइट। जैसा भी आपने इस केस में बताया ही था कि जिस पर्सन ने उस लड़की के साथ गलत किया, उसके पेरेंट्स ने उसी पर्सन से शादी करा दी और उसके बाद फिर वो पर्सन उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस करता है, गलत करता है, और उस लड़की की मेंटल कंडीशन भी ख़राब हो गई थी। बट अगेन, जब एक ऐसे मेंटालिटी के पर्सन से आप लोग शादी करा ही रहे हो जिसने ऑलरेडी गलत किया है, जिसकी मेंटालिटी ही गलत है, वो गलत क्यों करेगा? क्योंकि उसकी मेंटालिटी गलत है। एग्जैक्टली। तो उस केस में आपका शादी कराना वहाँ पे सही है ही नहीं, बिकॉज आपको पहले से पता है कि वो पर्सन एक क्रिमिनल है, उसकी मेंटालिटी ही एक क्रिमिनल की है, तो वो क्राइम दोबारा करेगा। एग्जैक्टली। और ये मुझे लगता है कि जो लोग ये स्टेप ले रहे हैं वो अपनी बेटी के साथ गलत कर रहे हैं, जी। और वो फीमेल उसके जो मैरिज कर रही है, जो एक्चुअल में रेप सर्वाइवर है, उसको ये कहीं ना कहीं उसके दिमाग में ये मैसेज डाला जा रहा है कि आपकी तो अब शादी होगी ही नहीं। और ऐसा जनरली उन केसेस में ज़्यादा आता है जो केसेस लिव इन रिलेशनशिप के हैं, जी। या फिर सडनली किसी ने क्राइम कर दिया, कोई रिलेटिव है या कोई इस तरीके के जो उनके नॉन लोग हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें मुझे देखने को ज़्यादा मिलती हैं। अदरवाइज जो बाहर आउटसाइडर हैं जिन्होंने रेप किया है, तो उसमें उस तरीके का नहीं है, इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं नहीं हैं। मैम, एक्चुअली में ना अभी भी ना मैं देखती हूँ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे होता है कि ना लड़कियों को तो ये राइट मिल रहे हैं, लड़कियों को तो वो राइट एक्सेस करने को मिल रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में भी अब मेंटेनेंस आ गया है, ठीक है, जो एक ऑफ कोर्स जो पर्सन है मेल के लिए एक डिफ़िकल्टी है। तो जैसे कि अभी कुछ लोग यही कहते हैं कि हमें तो मेट्रो में भी बड़ी प्रॉब्लम होती है, लेडीज़ कोच मिल जाता है लड़कियों को। तो द पॉइंट इज़ वेरी क्लियर कि अगर हमें किसी वजह से प्रोटेक्शन लॉज मिल रहे हैं या फिर एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है, तो बिकॉज हमारे पास एक अनसेफ इन्वायरमेंट है, तो मतलब जो हमारे लिए लॉस बन रहे हैं और जिसके ऊपर इतनी ज़्यादा चर्चा हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, और जो दूसरे जो ऑपोजिट जेंडर है उनको इतना प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे ऐसा लगता है कि वो प्रॉब्लम हुआ भी आप ही की वजह से है। बिल्कुल। और हमें ये सेफ किससे करना है, ये ही मेरा क्वेश्चन है मतलब कि हमें क्यों सेव करना है, किससे हाँ, सेव करना है, एग्जैक्टली। और स्पेसिफिक मेरे लिए प्रोविजंस आपको क्यों बनाने हैं, स्पेसिफिक लॉ कोडिफाई क्यों करना है। मतलब हमने अपने लिए स्पेशल इन्वायरमेंट नहीं मांगा है। Exactly. हमने नहीं कहा कि आप हमें अलग से एक वीआईपी ट्रीटमेंट दीजिए, हमारे लिए डिफरेंट कोच बनाइए, हमें प्रोटेक्शन लॉज हमारे लिए सिर्फ बनाइए। बिकॉज अभी जैसे ड्रम केसेस हुए थे जिसके ऊपर बहुत सारा था, बहुत सीरियस केस, अब तो इसके ऊपर मीम बन गई है, लोग मजाक बनाते हैं एज यूजुअल काफ़ी केसेस की तरह। तो अब लोगों का कहना ये है कि भाई क्योंकि इस केस में अतुल सुभाष का भी एक केस हुआ था, उसमें भी था कि भाई सज़ा नहीं मिल पा रही है बिकॉज मेन के लिए कोई कानून नहीं है। तो वो कानून इसीलिए नहीं था क्योंकि उनके साथ पहले गलत नहीं हुआ था, उनके लिए डेफिनेटली बनना चाहिए, बट उनके साथ गलत नहीं हुआ था। जो गलत होता आ रहा है, बहुत पुराने टाइम से होता आ रहा है, वो सिर्फ फीमेल्स के साथ है, इसलिए कानून भी उनके लिए बनाए गए थे। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सोसाइटी को और सिस्टम को अपनी थिंकिंग को और इस प्रोसेस को थोड़ा सा अपडेट करने की ज़रूरत है, और जो चीज़ वो चेंज करना चाह रहे हैं उसे रूट पे वर्क करने की ज़रूरत है। शैलो थिंकिंग रख के हम कुछ चेंज नहीं कर सकते रिया जी, हैं। मैंने आज भी एक चीज़ महसूस करती हूँ कि फीमेल आज भी खुल करके अपनी बात रखने में अभी भी हेजिटेट होती है। बिल्कुल हम होती है। थोड़ा करना चाहते, क्यों थोड़ा करना चाहते, जब प्रॉब्लम ज़्यादा है तो हम पूरी प्रॉब्लम पे बात करेंगे ना। तो इस तरीके का पूरा माहौल है अभी। इसके अलावा अगर हम एक और केस की बात करें, कड़कड़डुमा में एक केस चल रहा है, 2007 की बात है। 2007 से लेकर के 8 तक उस बेटी के साथ लगातार गैंगरेप होता रहा। उसको आगे पिस्टल वगैरह दिखाई। उसको स्टार्टिंग में उन लोगों ने, लड़कों ने क्या किया, जो अक्यूज्ड है इसमें, कार में खींच लिया, उसको कुछ खिलाया सुंघाया, अपने फ्लैट पे लेके गैंगरेप किया, और फिर बाद में बचने के लिए उसी लड़की का फर्जी उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट बना दिया, क्योंकि वो उसको मार नहीं पाए। बाद में वो मैरिज सर्टिफिकेट उसके घर पे भिजवाया, क्योंकि इस केस को कि वो लड़की बाद में बोल देगी, तो पहले से ही वो एविडेंस प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप को सेव करने के। ये केस 17 साल 2007 की घटना है। 8 में FIR रजिस्टर्ड होती है। 17 साल होने के बावजूद भी ये केस अभी स्टिल ट्रायल कोर्ट में पेंडिंग है। 1 साल पहले मेरे पास आया है, और इसमें 3-4 एक्यूज जो हैं उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है ट्रायल कोर्ट से,
और पुलिस ने इसमें एफआईआर लगा दी थी शुरुआत में, फाइनल रिपोर्ट जिसको बोलते क्लोज करना केस को, वो कर दिया, क्योंकि जो लड़के थे जो एक्यूज थे वो सारे पुलिस डिपार्टमेंट से, उनके फादर कोई पुलिस में, कोई अंकल, ऐसे करके। अब आप सोचिए कि वो बेटी जो 2007 में ग्रेजुएशन कर रही थी, आज वो उस बेटी की ना तो शादी हुई है, केस अभी स्टिल पेंडिंग है, वो बेटी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, वो स्कूल कॉलेज नहीं जाती है, क्योंकि 1 साल तक जिसको ब्लैकमेल करके कंटिन्यूअसली रेप किया गया हो, उसकी मानसिक स्थिति क्या होगी, उसकी शारीरिक स्थिति क्या होगी। जी। तो हम तो अपनी बेटियों से कभी कभी मुझे ऐसे फील होता है कि उनसे बेसिक जो उनका फंडामेंटल राइट है, जीने का अधिकार छीन लिया, और जी। बाद में जब वो लीगल फाइट के लिए आ रही हैं तो वो हमने उनको सिस्टम प्रोवाइड नहीं करवाया कि 17 साल आप सोचिए। अब अगर ये मैटर हाई कोर्ट तक जाता है, सुप्रीम कोर्ट तक जाता है, तो 20-25 साल तो फिर नॉर्मल बात होगी। जी। एक उस लड़की को तो खत्म कर दिया गया ना, एक तो रेप हुआ, दूसरा उसको किसने मारा है, सिस्टम ने। सिस्टम में। उसकी सारी इच्छाएं, उसके सपने, उसके एजुकेशन, सब कुछ। तो ये डिस्कशन का पार्ट क्यों नहीं होने चाहिए? बिल्कुल, मैं खुद अकाउंटेबल कौन होगा, जिम्मेदारी इसकी कौन लेगा? पुलिस कहेगी नहीं हमने तो चार्जशीट फाइल कर दी, हमें जो मिला, उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। 166A आईपीसी में एक सेक्शन ऐड किया गया कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं करती है तो नेग्लिजेंसी में उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई हो सकती है। कितनी पुलिस के ऊपर कार्रवाई हो रही है, कौन करवाएगा कार्रवाई? आपको डर है कि पुलिस आपका केस बिगाड़ देगी, तो अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? जुडिशरी कहेगी तो मेरे पास तो जब केस आया ट्रायल में, हम ये फाइल देख रहे हैं, इस फाइल में जो है उसके बेस पर हम कन्विक्शन और इक्वटल कर रहे हैं, जी। और अगर यहाँ कर रहे हैं तो आप जाइए हाई कोर्ट। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर कोई व्यक्ति गाजियाबाद या नोएडा का रहने वाला है, हाई कोर्ट इलाहाबाद कितनी दूर है यहाँ से? काफी। लखनऊ बेंच। एक मजदूर की बेटी के साथ अगर ये क्राइम हो रहा है, वो 1, 2, 3 दिन या साल में कितने दिन ट्रेवल करके अपनी बेटी के लिए फाइट कर सकता है? उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता है कि कुछ बेसिक कंपनसेशन मिलता है जिससे हम अपनी बेटी के लिए फाइट कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद अगर कोई व्यक्ति कोलकाता का है, उसको आना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि हाई कोर्ट ने किसी को एक्विटल कर दिया, बरी कर दिया। अब वो सोच रहे हैं हमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया आना है। उनके पास पैसे नहीं हैं। अगर पैसे हैं तो पेरेंट्स को कोई बीमारी है, वो नहीं ट्रेवल कर सकते हैं, कौन उनके लिए ईजिली एक्सेस करवाएगा जस्टिस? तो ऐसे तो बहुत सारे केसेस दफन हो जाते हैं, पता नहीं चलता है, और जो एक्यूज है वो कहते हैं कुछ नहीं होता है। बिल्कुल। क्राइम करो, कुछ टाइम में बेल मिल जाएगी, हम छूट जाएंगे, अगर वो पावरफुल पर्सन है तो एक्विटल भी हो जाएंगे, और गरीब फैमिली उनसे कहेंगे सेटल करो, नहीं तुम्हारे परिवार को भी ख़त्म कर देंगे। तो ये भी रियलिटी है। नहीं, मैं जितना आपकी बातों को सुन रही हूँ, समझ पा रही हूँ, मुझे खुद ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ना बात कोर्ट की, पुलिस के सिस्टम की नहीं है, ये बात है लोगों के माइंडसेट की। अगर हमें कहीं चेंज करना ही है ना, तो किसी भी लॉ से पहले हमें ना अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि मैं खुद एक लॉयर हूँ, आप एक एडवोकेट है, लेकिन हमारे माइंड में आज भी कहीं ना कहीं ये बात रहती है कि लेट नाइट बाहर नहीं रहना, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट काम हो, टाइम से घर आ जाना है। हम लेट नाइट बिना किसी रीज़न के निकल नहीं सकते हैं, हालांकि हम भी ह्यूमन बीइंग्स हैं, और दूसरा जेंडर वो हम सब एक ह्यूमन बीइंग्स है, लेकिन फिर भी ये चीज़, सेम चीज़ दूसरे जेंडर के माइंड में नहीं आती है। उन्हें पता है वो किसी भी टाइम घर से बाहर निकल सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमें अपने प्रॉपरली जो राइट्स होते हैं वो एक्सेस करने को मिलते ही नहीं है, शुरू से छीने गए हैं। एग्जैक्टली। और इसके लिए रिया जी आप जो बता रहे हैं कि हमें रात में बाहर नहीं निकलना है, जी। अभी रिसेंटली एक केस हुआ है कोलकाता, जी वेस्ट बिल्कुल। बंगाल में। मेडिकल कॉलेज की एक हाँ जी। डॉक्टर थी लड़की, उनके साथ रेप हुआ, जी। और वो अपने कैंपस में ही, वो मेडिकल कॉलेज के प्रीमाइसेस में ही नाइट टाइम में घूम रही थी। तो वहाँ की जो सीएम हैं ममता बनर्जी जी, और एक और उनकी जो एसोसिएट कलीग्स हैं, उनका स्टेटमेंट आया ये कि रात में लड़कियों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन कि किसके वजह से नहीं निकलना चाहिए? एग्जैक्टली। आप वहाँ की मुख्यमंत्री हैं, आप इतना इंश्योर नहीं कर पाए कि आप अपने स्टेट की बेटियों को रात में निकलने के लिए रोक रहे हो?
मतलब बेटे रात में निकलते रहें, वो रेप करें, वो क्राइम करें, बेटियों के साथ फिजिकल अब्यूज करें, कुछ भी करें, उनको आप क्यों नहीं रोक पा रहे हो? एग्जैक्टली। और जिनके साथ क्राइम हो रहा है उन्हीं को रोक रहे हो। और एक आप ये मैसेज दे रहे हो कि जो बेटियां अपनी अपनी जगह जो इनसे छीनी गई थी उसको एक्वायर करने की कोशिश कर रही, क्लेम कर रही हैं कि रात में मैं भी निकलूंगी, मुझे कोई क्यों छेड़ेगा, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे भी पढ़ने का, घूमने फिरने का, खाने पीने का राइट है। आप उनसे बेसिक उनका फंडामेंटल राइट छीन ले रहे हो इस तरीके के स्टेटमेंट देकर के। जी। तो मुझे लगता है कभी कभी, और अगर ममता बनर्जी जी से एक सवाल करती हूँ मैं, जी। आपने क्या सारी मीटिंग डे टाइम्स में की होंगी जब आप वहाँ की सीएम बनी? मतलब आप एक लेडी होकर के इस चीज नहीं समझ रही हैं कि एक बेटी बिना एक्सपोजर के, बिना फ्रीडम के, बिना अपनी चॉइस के क्या उस लेवल पे पहुंच सकती है कि वो सीएम बने? तो आपको तो ये बात बोलने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए, बल्कि आपको तो ये बोलना चाहिए कि हमारे स्टेट की या पूरे देश की बेटियों को फ्रीली मूव करने का ये उनका फंडामेंटल राइट है। आपने एक क्राइटेरिया बना दिया, मतलब 24 घंटे में 12 घंटे ही हमारे हैं और मेल पर्सन को आपने 24 घंटे दे रखे हैं। और 24 घंटे उनको अपना सिर्फ डेवलपमेंट करने के लिए नहीं, उनको क्या बेटियों के अगेंस्ट क्राइम करने के लिए भी दे रखे हैं, जो आप उनको रोक नहीं पा रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर किसका? स्टेट का सब्जेक्ट है ना। तो जिम्मेदार फिर ममता बनर्जी जी हुई ना, या किसी भी राज्य की। हम अपने इस देश की बात कर रहे हैं। हम बेटियों से अभी भी ये उम्मीद की जाती है कि वो जितना उनको मिला है उसमें वो ग्रो करें, लेकिन जो उनसे छीन लिया जा रहा है, आपने तो उनसे आधा टाइम छीन लिया ये स्टेटमेंट दे करके ना। एग्जैक्टली। निर्भया के लिए भी जब इनके साथ 8 बजे दिल्ली की सड़कों पे क्राइम हो रहा है, तो मैं मीडिया में डिबेट डिस्कशन में एक उनके जो लॉयर थे उनका स्टेटमेंट था, अगर निर्भया की जगह मेरी बेटी होती, रात में घूमने जाती, तो मैं पेट्रोल डाल करके उसको जिंदा जला देता। क्यों? क्योंकि 8 बजे के बाद बेटियां घर से बाहर नहीं निकलेंगे और पुरुषों ने ठेकेदारी ले रखी है कि ये जमीन, ये जंगल, ये सड़कें, ये बसें, ये पब्लिक प्लेस, सब कुछ तुम्हारा है। और हम जब क्लेम कर रहे हैं तो आप एक तरीके से हमें डरा रहे हो। और डर हमें किससे है? बेटियां को तो आप कह रहे हो डेयरिंग बनो, आप अपने आप को एम्पावर्ड करो, आप अपने आप को एजुकेटेड करो। और वो जब एजुकेटेड हो रही हैं, जब वो एम्पावर्ड हो रही हैं, तो फिर उनको मारने वाला कौन है? इसका मतलब है आपको टीच उनको करना है जो क्राइम कर रहे हैं। एग्जैक्टली। तो उनको तो आप टीच कर ही नहीं पा रहे हैं। कभी कभी तो मुझे ये महसूस होता है कि हम 21st सेंचुरी में होने के बावजूद भी अभी भी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़कियों को घर की चार दीवारी के अंदर रहना चाहिए, और अगर वो बाहर निकल रही है तो अपने भाई को लेकर के निकले, अपने फादर के या अपने किसी कलीग के साथ निकले। मैम एक्चुअली में ये मैसेज ही हम क्या उन्हें दे रहे हैं, जो लड़कियां हैं हम खुद इस चीज़ को डाइजेस्ट कर नहीं पा रही है। जो सिचुएशन है, मैं अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, बिकॉज आई एम अ गर्ल। मैं अगर कोई मुझे कहेगा 11 o'clock कुछ काम है आप निकल जाओ, मैं खुद वो प्रेफर नहीं करूँगी। रीज़न क्योंकि मुझे पता है कि ये जिस माहौल में हम हैं, जो सोसाइटी में हम हैं, दिस इज़ अनसेफ। एंड जब कुछ गलत होगा तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठेगा कि आप इतनी रात को क्या कर रहे थे। और जैसा आपने बताया कि ममता बनर्जी का जो स्टेटमेंट है, जिस स्टेट की वो सीएम है, क्या उस स्टेट में दोबारा कोई लड़की रात को बाहर निकलेगी? और अगर वो बाहर रात को निकलती है, उसके साथ फिर से कुछ गलत होता है, तो क्या वो इस बात के लिए कोई एक्सपेक्टेशन रख सकती है कि उसको जस्टिस मिलेगा? क्योंकि उस स्टेट की सीएम ने ऐसा बोल दिया कि आप रात को गलत निकल रहे हो। स्टेट की सीएम ने बोल दिया। आरजे कर मेडिकल कॉलेज 2024 में अगस्त मंथ में एक बेटी के साथ, जो कि मेडिकल कॉलेज के अंदर में बैठी सर्जरी करके आ रही थी, वो सो रही थी। एग्जैक्टली। वो तो बाहर नहीं घूम रही थी। बिल्कुल। रात का 3 बजे का टाइम था। उनके साथ कैसे फिर क्राइम हो गया? तो आप बेटियों को ही जिम्मेदार ठहराना चाहते हो, क्योंकि आपकी सोसाइटी का जो हिडन रूप है वो आप खुद नहीं देखना चाहते हो, कि आप उन कमियों को, उन खामियों को, उस रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो, जिस पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। अभी मेडिकल कॉलेज में इस बेटी के साथ हुआ, आरजिकल मेडिकल कॉलेज में हुआ था उस बेटी के साथ, और अभी हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो किसी ना किसी बेटी के साथ ये क्राइम हो रहा होगा, कोई ना कोई।
तो क्यों नहीं इस पर बात की जा रही है, खुल करके क्यों नहीं बात की जा रही है? बिल्कुल। तो जिनसे बेटियां अनसेफ हैं, हमें उनके माइंडसेट पर सबसे पहले काम करने की आवश्यकता है। माइंडसेट पर भी, और इवन अगर मैं जैसे नोटिस करती हूँ कि जैसे ही लड़कियों को, गर्ल्स को, विमेन को कोई बेनिफिट मिलता है, जैसे विमेन कोच या कोई ज़्यादा कोई राइट एक्सेस करने को मिल जाए, कोई बेनिफिट मिल जाए उनको अलग से जो कि भाई मेन को नहीं मिल पा रहा है, जैसे लेडी सीट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस उठने शुरू हो जाते हैं कि अरे आप तो इंडिपेंडेंट हैं, आप उतना ही कर सकती हैं जितना हम कर सकते हैं, तो वाई यू आर गेटिंग दीज राइट्स, वाई योर सीट इज रिजर्व्ड। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि नेचुरली लेडीज़ और जेंट्स डिफरेंट है, और अगर नेचुरली हम डिफरेंट नहीं होते तो फिर हमारे साथ ये सब नहीं होता। अगर हमारी बॉडी स्ट्रेंथ भी उनकी इक्वल होती तो शायद हम भी अपना बचाव कर सकते थे। हमारे संविधान का आर्टिकल 15 सब्स क्लॉज 3, ये पार्लियामेंट में बैठे लोगों ने इस स्पेसिफिक कानून बनाए हैं विमेन और चिल्ड्रन के लिए। वो जो बना रहे हैं उस कानून को स्पेसिफिक, वो क्यों बना रहे हैं? इनको अलग से ट्रीटमेंट देने की क्यों ज़रूरत है? इनके वेलफेयर के लिए अलग से काम करने की क्यों ज़रूरत है? और जो लोग इन सारी चीज़ों पर कमेंट कर रहे हैं, उनसे ये पूछा जाए कि घर में जब एक बेटी आपकी है तो आप अपनी उस बेटी को बिल्कुल अपने बेटे की तरह मोटरसाइकिल दे करके, फील्ड में बास्केटबॉल खेलने के लिए, कैपरी पहन करके, उसको क्रिकेट खेलने के लिए, और 4-5 लड़कों के साथ भी अगर वो लड़ाई कर रही है, लड़ने के लिए, उसको जिम जाने के लिए, उसको बॉडी बिल्डिंग करने के लिए आप उसको फिजिकली फिर वही स्ट्रेंथ दीजिए। एग्जैक्टली। आप क्या करोगे? सुंदर दिखना है, मोटा नहीं होना है, शादी भी करनी है। बिल्कुल। और जो लड़के हैं, जो लवर है या दोस्त है, वो उनका भी ये कहना है, और लड़की को देखने आने वाले, लड़की हमारी बहुत खूबसूरत है, और लड़के की देखी जा रही है प्रॉपर्टी, लड़की की खूबसूरती देखी जा रही है जी। तो इस सोसाइटी के पैरामीटर्स मुझे लगता है सेट है। दोनों के लिए डिफरेंट है। तो लड़कियों को भी मैं एक चीज हमेशा कहती हूँ, अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। हम कैसे दिखेंगे ये हम डिसाइड करेंगे, मेल के परसेप्शन से हम कैसे दिखेंगे ये कब तक डिसाइड करते रहेंगे। एक लड़का हमें ऐसे क्यों पसंद करेगा जैसे वो उसने अपने सपनों की रानी सोच रखी है। मैं महारानी हूँ अपने जीवन की, तो मैं डिसाइड करूंगी कि मैं कैसे दिखूंगी। तो अब हमें अपने आप को डिफाइन करने की जरूरत है। Exactly. तो सिंपल सी बात है कि एक लड़की भी जब निकलेगी, ठीक है, जो लड़की जिम जा रही है, जो लड़की वर्कआउट कर रही है अच्छे से, जो लड़की अच्छा खा रही है, सारी चीजें, एक लड़का अगर के हिम्मत नहीं है उसकी छेड़ करके देख ले, वो लड़की रिएक्ट करेगी, इक्वली करेगी। बिल्कुल। तो फिजिकली भी हम वीक नहीं है। हाँ, कुछ नेचुरली जो चीजें हैं, डिफरेंट नेचर ने किया है, तो वो हमारी वीकनेस नहीं है, वो हमारी स्ट्रेंथ है। Exactly. क्योंकि जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि तुम हमारे इक्विवेलेंट हो फिजिकली स्ट्रेंथ में, हम सीट क्यों दें, उनसे ये पूछा जाए, आपकी माँ जिसने 3-4-2 वर्थ दिए हैं, उसकी 206 हड्डियां जो है बॉडी की, उसने बहुत ज़्यादा पेन उस टाइम डिलीवरी के टाइम पे, लेबर पेन उसने बर्दाश्त किया है, उसकी कल्पना भी नहीं आप कर सकते हैं। Exactly. तो जिस बेटी को आप ये क्लेम कर रहे हो कि आप फिजिकली बहुत स्ट्रांग हो, तो एक बार अपनी माँ की कल्पना कर लो, क्योंकि उसी प्रोसेस से वो गुजरने वाली है। और वो किसी भी इस प्रोसेस से अगर गुजरेगी ना, तो वो किसी ना किसी की माँ, किसी की पत्नी, किसी की लवर, कोई किसी ना किसी रूप में तो होगी ना। Exactly. तो उसकी जगह पे अपने आप को रख करके देख लो कि तुम्हारे घर की जब वो बेटी होगी, उसको कहोगे सीट में चलते वक्त बस में कि नहीं नहीं, तब आप कहोगे नहीं, विमेन फर्स्ट, आपको हम केयर करके ले जाएंगे। आप दूसरे घर की बेटियों को ये दिखाना चाह रहे हो कि नहीं नहीं, आप अगर क्लेम कर रहे हो अपना स्पेस, तो आप इस तरीके से कीजिए। और यही मैं एक बात कहती हूँ कि अगर विमेन ने कानून बनाया होता तो कुछ अलग बात होती, अलग डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। एंड आई थिंक विमेन और मेन मिल के, दो जेंडर्स की अगर सोसाइटी है तो उन जेंडर्स को बैठ के कानून बनाना चाहिए। नहीं, अब मुझे लगता है रिया जी, कभी कभी आपने बहुत कानून बना लिए, अब हम फीमेल के परसेप्शन से भी कुछ चीजें हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप पूरी तरीके से गलत हैं,
मेल तो ये भी कह रहा है ना आज, मैं ही घर का मालिक हूँ, मैं ही कमाता हूँ, मैं कमा करके आता हूँ। बिल्कुल। क्यों ठेकेदारी ले रखी है? क्योंकि आपको वो सत्ता चाहिए परिवार के अंदर, समाज के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, हर जगह पर, रिलीजियस प्लेस पर। एग्जैक्टली। आप वो पावर अपना शेयर ही नहीं करना चाहते हो। अपनी वाइफ को आप ज्वेलरी देना चाहते हो, उसको खाना खिलाना चाहते हो, अच्छे कपड़े पहनाना चाहते हो, उसको आप अपनी पावर शेयर नहीं करना चाहते हो उस चीज़ों की कि आप भी मेरी पार्टनर हो, इक्वली हम घर का दोनों काम बराबर करेंगे, बाहर भी दोनों बराबर से कमाएंगे। और जब आप अगर प्रेग्नेंट हुई तो वहाँ पर जिम्मेदारी मेरी है कि मैं और आगे बढ़ कर के काम करूँगा। हेल्दी फैमिली, हेल्दी रिलेशनशिप और हेल्दी कंट्री बनेगी। बिल्कुल। लेकिन आप क्या कहोगे? आप घर में रहोगे, घर से बाहर नहीं निकलोगे, मैं मेंटेन करूँगा। और फिर कहोगे मेल तो कमाता है, उसका दर्द कोई नहीं जानता, मेल का दर्द। अरे भाई, आपने दर्द खुद तो ले रखा है और हमें भी दर्द दे करके दबा रखा है। बिल्कुल। तो ये माइंडसेट बदलने की बात है। मुझे लगता है बहुत ही, मुझे लगता है इंडिया का जो फैमिली जैसा इंस्टीट्यूशन है ना रिया जी, अल्टीमेट है। बस इसमें कुछ चीज़ें सही कर लें, और ये सही करने की जिम्मेदारी मेल पे ज़्यादा है। एक्सपोजर आपको ज़्यादा मिला है, प्रॉपर्टी आपके पास रही है, ओपिनियन मेकर आप हो, तो फिर रिफॉर्म भी आप ही करोगे परिवार के अंदर। हमसे उम्मीद करोगे अगर फीमेल से, तो हम इतना ही कहते हैं अभी मेरे साथ गलत हो रहा है, गलत नहीं करना है। मुझे भी अपने हस्बैंड से अगर वो मारपीट कर रहा है तो मुझे राइट है अपने को प्रोटेक्ट करने का। हमसे मेरी स्कूलिंग छीन ली गई, कॉलेज हमें ड्रॉप करा दिया गया, जॉब हमसे छीन ली गई, नहीं करने दिया गया। उसके बाद आफ्टर मैरिज हमने 1-2 बेबी को बर्थ दिया। हमारी लाइफ का जो एसेंशियल पार्ट है 10 से 15 साल उन बच्चों को मेंटेन करने में निकल गया। एग्जैक्टली। अब उससे कहा जा रहा है तुम उतनी खूबसूरत नहीं हो, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाएंगे क्योंकि प्रॉपर्टी आपके पास है। अब मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैंने अपने लाइफ का 10-15 साल जहां पर मैं आपके इक्विवेलेंट कमा सकती थी, आपने वो सब छीना हमसे। अब हम क्लेम किस पर करेंगे मेंटेनेंस मांगने का? आपसे। आपकी बॉडी में चेंज नहीं आए हैं, आपको हार्मोनल इश्यूज नहीं हुए हैं, आपसे आपका घर से उन जड़ों से नहीं उखाड़ करके दूसरे घर में आपको रोपा गया है जहां पर आपका पेरेंटल होम था, और उस घर में एडजस्टमेंट हमसे कराया गया है। हमने पूरी लाइफ, अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी बॉडी, सब कुछ आपको दे दिया। अब हम ये कह रहे हैं कि मेरे पास लाइफ में कुछ नहीं बचा है। मैं उन फीमेल की बात कर रही हूँ जो एक्चुअल में सफरर हैं और इस तरीके की सिचुएशन में है, जो केसेस में हैंडल कर रही हूँ। अब वो कह रही हैं माय लॉर्ड मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे हस्बैंड से कहिए एक छोटा सा घर दिला दें, और नहीं तो मुझे 10-15 हज़ार रुपये मेंटेनेंस दे मुझे, जिससे मैं सर्वाइव कर सकूं, क्योंकि मैं जॉब करने नहीं अब जा सकती हूँ। एक मेल को 15 साल अगर एक चार दीवारी के अंदर किया जाए और बच्चे, तो फिर उसका रिएक्शन क्या होगा? एग्जैक्टली। तो इस देश में फीमेल ने अपनी वॉइस रेज की है, तो मुझे लगता है मेल को आगे बढ़ करके एक्चुअल में जहाँ प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करके दोनों को इक्वली काम करने की ज़रूरत है। क्यों नहीं हस्बैंड कोर्ट रूम में ये कहते हैं कि यस मिलॉर्ड, अगर इन्होंने मेंटेनेंस का केस डाला है ये मेरी गलती है, इन्होंने मेरे इन बच्चों का नाम भी मेरी पत्नी की वजह से मैं दे पाया, उससे तो उनकी आइडेंटिटी भी आपने छीन ली, सन ऑफ सो एंड सो, सन ऑफ सो एंड सो। अभी मैं रिसेंटली एक देख रही थी, मेरे पास एक केस आया तो उसमें मैं देख रही थी कितने मैटर्स में ये होता है कि उसकी वाइफ से उसकी आइडेंटिटी बन रही है मेल पर्सन की। ऐश्वर्या राय बच्चन, करीना कपूर खान। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये जो फीमेल हैं जिन्होंने एक्चुअल में जो एम्पावर्ड हैं, ये इन सारी चीज़ों को क्यों नहीं ख़त्म कर रहे हैं? पहले जब हमारी फीमेल घर से बाहर नहीं निकली थी, उन्होंने काम नहीं किया था, उनकी अब आइडेंटिटी पूरी हस्बैंड पर, फादर पर डिपेंड थी। तो अब ये फीमेल जो जिनकी अपनी खुद की आइडेंटिटी बनी है, उसके बावजूद भी आफ्टर मैरिज आप उनका टाइटल अडॉप्ट कर रहे हो, आप रिफॉर्मर हो सकते हो। और अगर करना है फिर दोनों को करना चाहिए ना। ऐश्वर्या राय बच्चन वाले केस में तो मुझे लगता है कि वहां पर अभिषेक बच्चन रॉय होना चाहिए ना। एग्जैक्टली। इंटरनेशनली वो लेडी आप देख रहे हो इस एज में भी आकर के जी अकेले खड़े होकर के एक पूरा, मुझे लगता है महकमा को वो मुझे उनकी पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व में राइट।
तो यहाँ पर जो मुझे लगता है कि कभी कभी मैं उनके पर्सनल रिलेशन पे बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक चीज रिफ्लेक्ट होती है कि जब विमेन बहुत एम्पावर्ड है तो उसके रिलेशनशिप में देखना कितने इश्यूज होते हैं, क्योंकि मेल डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा उस चीज को। लोग कमेंट करें तो अपनी बीवी का खाता है। तो व्हाट्स द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम माइंडसेट। प्रॉब्लम क्या है उस चीज में? वही माइंडसेट है। हम फीमेल को वहां देखना ही नहीं चाहते हैं। और हम जब मतलब एज ए सोसाइटी, मैं रिया जी आपको मैं बता रही हूँ, मुझे बहुत लोगों ने बुलाया, सम्मान करते हैं मंच पे। देश की बेटी सीमा समृद्धि कुशवाहा, उन्होंने निर्भया केस को सजा कराई, निर्भया के अपराधियों को। तो मैं कहती हूँ कि अगर आप सीमा को आज सम्मानित कर रहे हैं जी, तो एक बार मेरी बात मानिए, अपनी बेटी को लड़ने दीजिए, पढ़ने दीजिए, उसको वोकल बनाइए, बिल्कुल। उसको उतना स्ट्रांग बनाइए कि वो लड़ सके। मुकदमा हम लड़ते हैं कोर्ट में। जी, जब मेल पर्सन हमारे अपोजिट में खड़ा हुआ है, डिफेंस काउंसिल है, तो वो जिस तरीके से बात करेंगे तो वहाँ पर क्या ये सोचा जाएगा कि हम बेटी हैं, हमें तो थोड़ा इनोसेंट दिखना है? नहीं, इक्वली हमें और भी ज़्यादा अच्छे से वर्क करके उस केस को लड़ना है, फाइट करना है। बिल्कुल। तो फाइटर जब तक बेटी नहीं होगी तो वो कैसे? तो आप सिर्फ सीमा को सम्मानित मत करो, आपके घर में जो आपकी वाइफ है, जो आपकी बेटी है, जो आपकी सिस्टर है, उसको भी इक्वल राइट दो। आप कुछ फीमेल को जिन्होंने स्ट्रगल करके कैसे भी करके अगर अपना एक मुकाम बनाया है, तो ठीक है, वो आगे आने वाली फर्स्ट सेकंड थर्ड विमेन हो सकती है, लेकिन वो सब घर की फीमेल को तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकती ना। बिल्कुल। तो आप अपने घर की उस फीमेल को रिप्रेजेंटेटिव बनाइए, अपनी जिंदगी का और अपने खुद के घर का। आप कल्पना चावला का नाम ले देते हैं, आज तक हमारी कितनी सारी बेटियां हैं जिनको इजीली उनके पेरेंट्स हैं, रूरल एरियाज की बात कर रही हूँ, कि उनको दिल्ली या बाहर कहीं पढ़ने भेज सकते हैं। वो तो चलेंगे, कल्पना चावला नहीं है इस दुनिया में, लेकिन वो बेटी मुकाम हासिल करी तो उसके पेरेंट्स की सोच, उनकी खुद की अपनी सोच, बहुत सारी चीज़ें मैटर्स करते हैं ना। एग्जैक्टली। तो हम आज कल्पना चावला को, तो आपके घर में बैठी बेटी भी तो कल्पना चावला बन सकती है। बिल्कुल बन आपके घर सकती में है। बैठी बेटी वो भी तो एडवोकेट बन सकती है। बिल्कुल। उसकी तो आप तैयारी करवा रहे हैं कि 19-20 साल की हो गई हो, लड़का देख रहे हैं शादी के कर लिए, रही है। और बेटा सॉरी, हम आपको बिजनेस के लिए, पढ़ाई के लिए पैसा नहीं लगा सकते, क्योंकि हमें तुम्हारी शादी करनी है, और दहेज के रूप में जो पैसा देना है वो लड़की को नहीं देना है, लड़के को कार खरीद के देनी है, उस घर में पूरा सामान लड़के के लिए भेजना है, सारा चीज। और हमें सोसाइटी में दिखाने के लिए 15, 20, 25, 30, 50 लाख का एक बहुत बड़ा हॉल बुक करके उसकी में Exactly, एक शादी grand करवानी है, wedding रिलेट। करनी है। उस बेटी को आपने क्या दिया? तो पूरे, इसीलिए मैंने रिया जी बोला कि हमें भी जो बना हुआ सिस्टम है उसमें कुछ चीजें मॉडिफाई करनी है। एग्जैक्टली। और ये वादा करते हैं डिस्क्रिमिनेशन वाला कुछ नहीं करेंगे, और ना कभी किया है। एक माँ आज भी इंडिया में, अब तो मुझे लगता है बहुत सारी माँ जो अवेयर हो गई हैं, वो अपने बेटा बेटी को इक्वल ट्रीट कर रही हैं। अदरवाइज माँ का झुकाव हमेशा बेटे की तरफ होता है। इवन की फीमेल ना, वो डिस्क्रिमिनेशन अभी भी अपनी बेटियों के साथ ही कर रही है, बेटों के साथ नहीं। तो सोचो, जब वो लीड रोल में आएगी, जब वो कानून को बनाएगी, जब वो डिसीजन मेकर होगी, तो वो न्यूट्रल तो हमेशा ही रहने वाली है, वो बायस्ड नहीं बनाएगी। बायस्ड तो ये समाज था फीमेल के प्रति। सती प्रथा के रूप में आपने जिंदा जलाया, भ्रूण हत्या आपने करवाई, उसमें भी जब भी डिस्कशन होता है, एक माँ क्यों तैयार हो जाती है भ्रूण हत्या करवाने के लिए? बिल्कुल। तो वो तैयार इसलिए हो रही है क्योंकि वो स्ट्रक्चर में आप उसकी वैल्यू ही नहीं कर रहे हो, उसकी माँ की वैल्यू नहीं कर रहे हो, उसकी माँ को फोर्स कर रहे हो कि बेटा नहीं, बेटी है तो आप इसको मार दो। झज्जर हरियाणा का एक जो है डिस्ट्रिक्ट था, सेक्स रेशियो वहाँ का कितना कम था, और जब देखा कि हर वहाँ पर जो मेडिकल हॉस्पिटल थे, छोटे छोटे जो हॉस्पिटल ही कहेंगे, स्टार्टिंग में नर्सिंग होम थे, वहाँ पर इजीली अबॉर्शन का प्रोविजन था। जैसे ही पता चला सोनोग्राफी से बेटी है, बर्बाद हो गए। फिर कितना बीच में एडवर्टीजमेंट हुआ, अवेयरनेस प्रोग्राम चले, तब अब जा कर के चीज़ें एटलीस्ट थोड़ी ठीक हुई। तो हमने हर तरीके से तो बेटियों को मारा है। डॉरी डेथ में अभी आपको एक केस डिस्कस करती हूँ। रिसेंटली किसी और न्यूज चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, वो मैटर है, मतलब आया है बाहर। 4 साल होते हैं शादी को, एक लड़की, उसके ससुराल वाले दहेज मांगते हैं और वो लड़की अपने घर पे नहीं बताती है।
जब वो बताती है, उसके पेरेंट्स बात करते हैं कुछ टाइम के लिए कि हम इतना नहीं दे पाएंगे, पहले आपने क्यों नहीं बताया। उसके बाद उस लड़की को मार दिया जाता है, मार करके फांसी के फंदे पंखे से लटका दिया जाता है। और बाद में वो फैमिली जो एक बाइक, एक गोल्ड की चेन 50,000 रुपये मांग रही थी, जो फैमिली इन लॉज की, वो कम से कम 20 लाख रुपए खर्च कर चुकी है अपने आप को बचाने के लिए। सिर्फ 2, 2.5, 3 लाख रुपए की ये सारी चीज़ें थी जिनको उनकी डिमांड थी। उस लड़की को मार दिया गया। कहाँ मीडिया में है, कहाँ किस चर्चा में है, उस बेटी को क्या मिला। अब उनके पेरेंट्स का भी कहना, मैंने बहुत सारी चीज़ें दी तो थी। मतलब एक बेटी क्या माध्यम है ससुराल में जाकर के, उसको जब ससुराल वाले थोड़ा पिंच करेंगे, परिवार वाले, मायके वाले सोचेंगे नहीं नहीं मेरी बेटी को परेशान नहीं रखो, मैं अभी इतना पैसा दे देता हूँ, उतना दे देता हूँ। कुछ बेटियाँ, अभी रिसेंटली 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो लड़की बता रही मेरी 6 महीने हुए शादी को। ये मैटर अभी मीडिया में उस तरीके से चर्चा का पार्ट नहीं है, जैसे आउटरीच नहीं मिला है। नहीं मिला। उसका कारण मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि ओपिनियन मेकर अभी हम हैं ही नहीं ना, डिसीजन मेकर हम हैं। एक्चुअली ना ये मैटर्स को ना इसलिए भी ज़्यादा आउटरीच नहीं मिल पाता है कभी कभार, क्योंकि लोगों के लिए बहुत कॉमन हो गया है। वैल्यू नहीं है वीमेन की। एक मेरे पास केस आया, लड़का एसडीएम, शादी के करीब 1 करोड़ रुपए में शादी हुई। शादी के हार्डली 3-4 महीने बाद पॉइजन दे करके उस लड़की को मार दिया गया। वो केस उनके पेरेंट्स ने कुछ टाइम तो फाइट किया, क्योंकि वो एक सिस्टम से लड़ाई थी ना, एसडीएम था लड़का। अभी मुझे पता चला कुछ टाइम पहले, 1 साल पहले का केस है, उसकी दूसरी शादी हो गई और वहां से भी उनको मोटा दहेज मिला है। वो बेटी इस दुनिया में नहीं, उसके लिए कौन वॉइस रेज करे। वो एसडीएम तो नहीं थी, उसके फादर ने उस फैमिली को डॉरी दी थी, उसकी अपनी खुद की तो प्रॉपर्टी नहीं थी ना, जिससे वो डिसीजन ले करके, उसको समझ में तो आया होगा ना शुरुआत में कि उसका हस्बैंड उसको प्यार नहीं करता, उसके इन-लॉज उसके लिए ठीक नहीं है। तो वो एक डिसीजन लेके तो तब निकलेगी ना उस घर से जहाँ उसको मारने की प्लानिंग चल रही है, जब उसके हाथ में कुछ होगा। और वो कितनी ब्रिलियंट भी हो सकती है ना बेटियाँ। अगर ओलंपिक में हमारी बेटियां खेल रही है ना, लास्ट ओलंपिक लास्ट हुए थे, बेटों के बराबर बेटियां मेडल लेकर के आई थी। स्पेस कम है उनके पास। आप फील्ड, यहाँ पर अभी मैं निकलूंगी नोएडा से, जब मैं जाऊंगी अपने मुखर्जी नगर जहाँ मैं रहती हूँ, शायद ही किसी फील्ड में मुझे बेटियां खेलते दिखेंगी, ना क्रिकेट, ना बास्केटबॉल, कुछ भी नहीं। ओलंपिक में सीधे जा रही है बेचारी, उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कोई स्पेस नहीं, कोई फंडिंग नहीं, कुछ भी नहीं। और फिर वो जाकर के कहती मेरे देश की बेटी ने ओलंपिक में नाम किया। तो जो बेटियां मारी जा रही हैं दहेज की वजह से, जिनकी भ्रूण हत्या की गई है, जो रेप जिनका कर दिया जा रहा है स्कूल कॉलेज जाने वाली बेटियों को, उनको भी बचा लो, वो भी ओलंपिक प्लेयर हो सकती हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो भी आपके देश की इकोनॉमी में इक्वल कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। देश वाकई में समृद्ध भारत बन सकता है ना, क्योंकि 50% आबादी तो अभी अपना स्पेस क्लेम कर रही है, उसके तो टैलेंट का आप खुद यूज नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि वो कितनी ब्रिलियंट है। आई थिंक मैम गलती हमारे सोसाइटी के अंदर भी कहीं ना कहीं है, क्योंकि जब एक लड़की के साथ गलत होता है ना कुछ, तो उस टाइम पे ना सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि वो लड़की घर की इज्जत थी और घर की इज्जत चली गई। जिस लड़के ने गलत किया है उसने कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन बस जिस लड़की ने किया, जिस लड़की के साथ गलत हुआ है, उस लड़की ने गलती कर दी। सोसाइटी रिया जी हमारे आपके जैसे लोगों से बनती है। सोसाइटी कोई हाइपोथेटिकल कोई थॉट नहीं है, कोई वो वर्चुअल दुनिया नहीं है। इसके हम सभी लोग पार्ट हैं, हमारे पेरेंट्स, किसी और के पेरेंट्स, राइट। तो यही सब तो इसका हिस्सा है। कोई भाई के रूप में है, कोई पिता के रूप में है, कोई सिस्टर, कोई मदर इन लॉ, कोई फादर, यही तो सब सोसाइटी है। तो फिर इनका थॉट कौन बदलेगा, इनका माइंडसेट कौन बदलेगा? तो कभी कभी मुझे लगता है कि बेटा हो या बेटी, गलत अगर घर में हो रहा है तो लड़ाई ये घर से भी शुरू कर देनी चाहिए, अपोज करना शुरू करना चाहिए। गलत के और सही के खिलाफ बोलना बहुत ज़रूरी है। इस वजह से हम अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं उनकी बेटी हूँ और वो अगर हमारी भाभी के साथ गलत करेंगे तो मैं अगर चुप हूँ तो फिर मैं किसी सोशल रिफॉर्म की बात नहीं कर सकती। बिल्कुल। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा ना। बहुत सारी माँ जो हैं कहती है समाज में बदलाव होना चाहिए। जब उनका बेटा एक रेपिस्ट बन करके आता है तो वो माँ कहेगी जेवर बेच देंगे, प्रॉपर्टी बेच देंगे, मेरा बेटा जेल से बाहर आना चाहिए।
वो सिर्फ माँ है। तो लेडीज को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि अगर ये एक जेंडर का इशू है तो फिर आप जेंडर के राइट के लिए फाइट करिए। आप फिर वहां पर माँ या सिस्टर या पत्नी मत बन जाइए। बिल्कुल शाहिनी आहूजा का केस हुआ था, याद होगा, बॉलीवुड में। जी। केस में उसका कन्विक्शन हुआ। उसकी वाइफ आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही, मेरा पति निर्दोष है। क्यों कर रही थी? क्योंकि उसकी सोशल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल हर तरीके से डिपेंडेंसी उस मेल के ऊपर थी। जी। तो ग्रास रूट लेवल पे कमियां कहाँ है वो भी तो आइडेंटिफाई करना चाहिए ना। एक फीमेल को इंडिपेंडेंट, उसको ग्रोथ करने के लिए मुझे लगता है कि जो राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट आया 2005 में, यस जिसमें बेटा बेटी इक्वल हकदार है इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे, यस। तो उसका इम्प्लीमेंटेशन के लिए उसको कोर्ट में नहीं लड़ने जाना है कि मुझे मेरे फादर की प्रॉपर्टी से भाइयों से हिस्सा दिलाइए। वो जैसे भाइयों को मिला उसको भी मिलना चाहिए। तो ये इन सारे रूट्स पर मुझे लगता है रिया जी, और सब चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है जी। उस पर काम होगा ना, तो मुझे लगता है कि हर चीज़, हर समस्या का समाधान